our two moderators for today, Mr. Rahul Kotial and Mr. Santanu Ganguly. कई सारी पर्सनैलिटीज होती हैं जिनका नाम ही सिर्फ उनका परिचय नहीं बल्कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र का भी परिचय हो जाता है, उस भूगोल का भी परिचय हो जाता है। ऐसे दो नाम हमारे साथ में हैं, दीप्ति मैम, जिनकी वजह से हिंदी सिनेमा अपने आप पर गौरवान्वित महसूस। हाउ सक्सेसफुली इट इमिटेट्स लाइफ। डायरेक्टर का कुछ सवाल का जवाब देना चाहिए, वो बाहर है। फिर से बताइए क्या क्या कहें कि इंडियन सिनेमा में जैसे जो टॉपिक है इसका, दैट इमिटेटिंग लाइफ थ्रू लेंसेज। हाउ सक्सेसफुली इंडियन सिनेमा इमिटेट्स लाइफ? डू यू बिलीव दैट इट डज अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट? और अगर करता है, आप अपने किन किरदारों को या रोल्स को सबसे नज़दीक पाती हैं उसके लाइफ को इमिटेट? देखिए, बेसिकली तो इंडियन सिनेमा इज नोन फॉर बीइंग लार्जर देन लाइफ। द पॉपुलर सिनेमा जो इंडिया से निकल के आता है वो इट इज नोन फॉर, इट्स उसका स्टैम्प है, उसका सिग्नेचर है, बीइंग लार्जर देन लाइफ। आई डोंट बिलोंग टू दैट सेट, आई एम नॉट नोन फॉर दैट। I've done a couple of those films also, but मेरा जो करियर ग्राफ रहा है वो फिल्में ज़्यादा रियलिटी के साथ जुड़ी हुई हैं और वो I always wanted to play women of my time, so I've always chosen roles जहाँ के real है और I don't play the heroine of Hindi films, you know। एक होता है ना, एक इमेज होता है उसका। I wanted to particularly not do that because after graduating, after coming, after studying art, being a fine arts graduate from City University of New York, you can't quite come back and gel into the commercial so-called popular cinema. It kind of spoils you. You're always looking for roles which are real, which will reflect our times. तो वो रहा मेरे साथ। एक एक्टर और एक डायरेक्टर के बीच में अगर लाइफ को इमिटेट या लाइफ के रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनको जब हम सिनेमा में या पर्दे पर उतारते हैं, उसमें आप खुद को ज़्यादा सहज एज ए एक्टर देखते हैं, ज़्यादा मौका, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने का एज ए एक्टर पाते हैं, या जो पहले आप जैसे हासिल जैसी फिल्मों से जब जुड़े रहे, डायरेक्टर को आपको लगता है कि उसको ज़्यादा लिबर्टी होती है उस एक्सप्रेशन को पर्दे पर डालने की? इसका बहुत सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि आपको विजन एक इंसान का फॉलो करना होता है। राइट। So you can't completely depart from his vision and his process. लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है, जैसे बहुत सारे एक्टर्स ये कहते हैं कि I'm completely a director's actor, वो उसकी मुझे आज तक डेफिनेशन समझ में नहीं आई कि कम्प्लीटली डायरेक्टर्स एक्टर का मतलब क्या है, कि जिस दिन अच्छा डायरेक्टर मिला उस दिन अच्छी एक्टिंग, जिस दिन बुरा मिला उस दिन बुरी एक्टिंग। आई गेस एवरी एक्टर हैज़ टू ब्रिंग समथिंग टू द टेबल एंड दैट्स नेसेसरी। योर जॉब एज अ परफॉर्मर इज नॉट टू जस्ट लर्न अ लाइन एंड स्पीक दैट। तो दोनों का महत्व अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल बरकरार है आज भी, और सही मायनों में आप जितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट लिखें, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो राइटर्स, अगर आप यू नीड समबडी टू पुट पेन टू पेपर, इफ नो वन इज डूइंग दैट। और हमारे यहाँ तो बड़ी सारी फिल्में बनी है जिसमें कि मतलब कभी कभी लगता है राइटर था ही लेकिन उसने लिखा, उसके बाद जाहिर है कि डायरेक्टर साथ में बैठा होगा, उसने अपना विजन समझाया होगा, एक स्क्रिप्ट निकल कर आती है। उसके बाद हर डायरेक्टर को, चाहे वो जितना भी अच्छा है, अच्छे एक्टरों की ज़रूरत हर डायरेक्टर को पड़ती है। तो जिन लोगों के लिए भी कहा जाता है कि वो पत्थर से एक्टिंग करा लिया करते थे, उन्होंने बहुत सारे पत्थरों के साथ मार जिंदगी बर्बाद कर दी जब एक्टर नहीं मिले। तो टोटल कुल मिलाकर जो है ये पूरा खेल वो समन्वय और तालमेल का ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिल्में जो बनती हैं वो या तो हम सपने बेचते हैं या फिर पूरी तरह से रियलिटी बेचते हैं।
अब तो सिनेमा को सिनेमा कहा जाता है, वरना दीप्ति ने जब फिल्में शुरू की थी तो वो पैरेलल सिनेमा का पार्ट। वो पैरेलल सिनेमा क्या होता है, क्योंकि कैमरा वही यूज होता है आपके पास, बजट कम हो तो सुपर 16 पे शूट कर लेंगे, इससे ज़्यादा और क्या होता है, बट बिकॉज दे यूज्ड टू मेक रियलिस्टिक फिल्म्स एंड फ्रैंकली वो बहुत खूबसूरत समय था जब हिंदुस्तान में सूरज का 7वां घोड़ा जैसी फिल्म जो है वो 25 हफ्ते कंप्लीट कर लेती थी। आज की डेट में रिलीज करें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन से हॉल में है। तो या द सोसाइटी हैज गॉन थ्रू enormous change, I would say, and but then everything changes. Right. शांतनु, हम आपके पास आएंगे और किताबों पर बात शुरू करेंगे। कुछ मैम जैसा अभी वरुण सर ने जो जिक्र किया उस दौर का जब पैरेलल सिनेमा इंडिया में एक तरफ अपनी पकड़ बना रहा था, और ये वही समय भी था जब लार्जर देन लाइफ चीज़ें भी बड़ी हो रही थी, एंग्री यंग मैन मजबूत हो रहे थे, थिएटर्स 70s का वो दौर जब श्याम बेनेगल की भी एक से एक शानदार पिक्चर्स आ रही थी, और उधर कमर्शियल जिसका आपने पहले जिक्र किया। तो मैम आज अगर आप देखते हैं 50 इयर्स की जर्नी को फ्रॉम 70s टू टुडे, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। फिल्मों को देखने का तरीका बदल गया, कंजम्पशन पैटर्न्स बदल गए। पहले सिर्फ सिनेमा ही एकमात्र हॉल, सिनेमा हॉल ही एकमात्र जगह थी जहाँ जाके आदमी फिल्मों को कंज्यूम करता था। तो उसकी एक साइकी होती थी, वो टिकट लेता था, अपना टाइम डिसाइड करता था उसे कब वो फिल्म देखनी है। एक अनजान ऑडियंस के बीच में वो बैठा होता था, उसे नहीं पता उसके बगल में कौन है, लेकिन एक कॉमन चीज़ को वो कंज्यूम कर रहे हैं। टीवी का दौर आया तो वो पर्दा वो जो टाइम था वो थोड़ा सा और डाइल्यूट हो गया, घर घर के अंदर कंजम्पशन शुरू हो गया। और मोबाइल का दौर आया तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो गया। अब मेरे बगल के में जो बैठा है मैं उसके साथ में सेम कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मुझे इंक्लूड भी ना कहते, जो मैं देख रहा हूँ वो भी मुझे देखने दे, ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसने क्या रियलिस्टिक फिल्में जो हैं उनको उस अच्छी ऑडियंस दी है, वो ऑडियंस जो पहले इतना टाइम, जैसे हालांकि सूरज का 7वां घोड़ा का एग्जाम्पल वरुण सर ने बहुत अच्छा दिया, वो ऑडियंस जो रियलिस्टिक सिनेमा जिसको हम कह रहे हैं या पैरेलल सिनेमा जिसको हम कह रहे हैं, उसकी ऑडियंस रिच हुई है या ज़्यादा हुई है, बड़ी है, ज़्यादा मौके हुए हैं इस तरह की फिल्मों को बनाने के और ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाने के? देखिए इतना लंबा सवाल है। मैं डर रही हूँ कि मुझे याद रहेगा कि मुझे क्या था। अच्छा सुनिए जी। एक चीज़ तो डेफिनेटली हुई है कि पैरेलल और कमर्शियल का जो डिस्टेंस था ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। उसी थिएटर में या उसी OTT प्लेटफॉर्म में या सिनेमा हॉल में जाके बर्फी देखी जाती है, चाहे उसमें बड़े स्टार्स हों, बट लुक एट द सब्जेक्ट, कंटेंट उसका सब्जेक्ट तो, और उसी में फिर थिएटर में पठान या गदर, तो मैं दोनों ही देखूँगी तो वो देखी जाती हैं। और OTT हैज़ ब्रिज्ड दिस डिस्टेंस, है ना, क्योंकि अब एवरीथिंग इज एक्सेसिबल, जिसको हम सेंसिबल सिनेमा भी कह सकते हैं, नॉट प्योरली एंटरटेनमेंट बट विद सम सब्सटेंस इन इट, जो कि ज़िंदगी से जुड़े हुए चीज़ें हैं, जैसे कि गोल्डफिश हो गई। तो उस तरह की फिल्में जब एट द सेम टाइम यू सी देम ऑन OTT और वो सभी के लिए एक्सेसिबल है, यू डोंट हैव टू वेट कि अच्छा ये तो कोई क्लास ऑडियंस, ये मासेस के लिए है फिल्म और ये क्लासेस के लिए, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। पीपल हु बी थॉट कि ये मासेस हैं, अरे उनको आप अच्छा दिखाएंगे तो वो भी अगर उनके लिए एक्सेसिबल होगा तो वो भी देखेंगे। हमारी जो छोटी फिल्में हैं उनकी रिलीज ठीक से नहीं होती, कुछ जल्दी से थिएटर में आ जाती थी, कुछ हैपैज़ रिलीज होकर के चली भी जाती थी। दिस वॉज एन एग्जाम, आई मीन इट वॉज एन एक्सेप्शन, क्योंकि मेरी ऐसी कई फिल्में हैं, कमला है, पंचवटी है, इस तरह की फिल्में जिनको प्रॉपर रिलीज मिली, चिरुथा है रिलीज मिली, लेकिन थोड़े दिन में बस फिल्म आई और गई, पता ही नहीं चला किसी को। सो नाउ फॉर दोज फिल्म्स, फॉर सच फिल्म्स देयर इज द OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पे रहेगी फिल्म, आप देख सकते हैं। मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की, 2 पैसे की धूप, 4 आने की बारिश, वो अब नेटफ्लिक्स पे है, तो मुझे एटलीस्ट ये तसल्ली है कि हाँ, जब किसी को पता चलेगा कि मैंने कोई फिल्म बनाई है तो दे नो वेयर टू गो एंड ग्रैब इट।
where to watch it. तो इट्स नॉट कि इतनी ये हफ्ते आएगी और फिर चली जाएगी, कोई बड़ी फिल्म आएगी तो इसको धकेल दिया जाएगा, ऐसा सब वो थोड़ा तो है, थोड़ा रहेगा, बट मोस्टली दैट फियर इज बिन सॉर्टेड बिकॉज ऑफ OTT एंड एक्सेसिबिलिटी। और एक्टर्स को इतना काम शायद पहले नहीं मिलता था कि जितना स्टार्स थे, तो वो स्टार्स को ही लेते थे कमर्शियल सिनेमा के लिए, और जो थोड़े बहुत जो पैरेलल सिनेमा के हीरोज और थे नोन फेसेस, उनको इसमें ले लिया जाता था। बट नाउ इट्स देयर इज वर्क फॉर एवरीवन, दैट्स द वे आई लुक एट इट। ओके मैम, एक अभी आपने एक फिल्म का जिक्र किया जो आपकी फिल्म नेटफ्लिक्स पे है, 2 पैसे की धूप और 4 आने की। मैम ये बहुत खूबसूरत नाम है, और नाम अपने आप में ही ये दिखाता है कि इसके पीछे का कुछ कोई एक थॉट प्रोसेस रहा होगा कि नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों को क्वांटिफाई करके जो नाम में आपने समेटा है वो कैसे आया? वो ऐसे आया कॉन्वर्सेशन में, मैं बात कर रही थी और मैंने लिखी है वो फिल्म, स्टोरी किसी और की है। इट्स अबाउट एन एजिंग स्ट्रीट वॉकर प्लेड बाय मनीषा कोइराला। It's about a struggling gay songwriter and a disabled child. तो इन तीनों का एक unusual, unlikely bond है, उसके बारे में ये फिल्म है। तो जब मैं बात कर रही थी तो मैंने कहा कि ऐसा कोई ऐसा टाइटल नहीं होगा, कोई कुछ वर्ड्स थ्रो अप किए जा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो कैसा टाइटल होगा? ऐसे समथिंग कुछ अलग ही, जैसे कि 2 पैसे की धूप 4 आने की बारिश। तो ऐसी बात करते करते बात में से बात निकली और ये टाइटल हमने जाकर के रजिस्टर कर दिया। तो गुलजार साहब के साथ बात हो रही थी फ़ोन पे, हम उनके पीछे लगे हुए थे कि प्लीज़ हमारा गाना लिख दीजिए, एक टाइटल सॉन्ग लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बच्चों आपने फिल्म बना दी क्या? अरे जब गाना ही नहीं होगा तो फिल्म कैसे बन जाएगी? और गाना लिखिए ना पहले, फिर हम उसको पिक्चराइज करेंगे जब फिल्म के अंदर होगा। तो ये सेट के क्या नाम है फिल्म? मैंने कहा अभी तो सिर्फ टाइटल रजिस्टर हुआ। तो उन्होंने कहा क्या टाइटल है? तो मैंने डरते डरते कहा 2 पैसे की धूप 4 आने की बारिश। And then he was totally silent on the phone. And then he says, 12 मास मैं मौसम बेचता हूँ। तो मतलब ही जस्ट जम्प्ड। अगले दिन मैं और संदेश शैंडिलिया जो म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके गेट पे पहुँच गए सुबह 8 बजे। उन्होंने कहा तो गाना आपने अगला मिसरा, मतलब आपने अगली लाइन कंप्लीट कर दी। 2 पैसे की धूप 4 आने की बारिश, 12 मास में मौसम बेचता हूँ। तो गाना आप लिख ही रहे हैं, मैं लिख ही दिया, तो ये अगली लाइन आ गई। सो दैट्स हाउ वी रोक्ड हिम इन फॉर टू डू द टाइटल सॉन्ग। वो एक गाना कभी नहीं करते थे, वो हमेशा पूरी फिल्म के गाने करते थे, नहीं करते। तो इस तरह से हमने उनको, बट संदेश शैंडिलिया डिड द अदर। क्या सवाल था मैं भूल। मैम यही सवाल था कि आपका ये नाम कैसे आया? नाम कैसे आया? बस ठीक है, सही जवाब आ गया इसका जवाब।